कहानी के 7वां भाग को देखने से पहले कहानी के पिछले भाग को जरूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगा, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। रिया जब पीछे मुड़कर देखती है तो अमन अपने घुटनों के बल बैठा होता है और उसके हाथों में 99 रोजेस का गुलदस्ता होता है। अमन, रिया, मुझे इन सभी चीजों का कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। तुम मेरी जिंदगी में आने वाली पहली लड़की हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं जानता हूं मुझे एक्सेप्ट करना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं है, पर मैं तुम्हारी जिंदगी में किसी की जगह नहीं लेना चाहता, बल्कि अपनी जगह बनाना चाहता हूं। क्या तुम मुझे मेरा प्यार साबित करने का एक मौका दोगी? उसकी बात सुनकर रिया के पास कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं बचे थे। वो शांत होकर बस उसकी बातें ही सुन रही थी। वो घुटनों के बल अमन के पास ही बैठ जाती है। रिया, अमन, ये सब मेरे लिए इतना आसान नहीं है, पर मैं तुम्हारी फीलिंग्स का सम्मान करती हूं। मैं नहीं जानती कि मैं तुमसे प्यार करती हूं या फिर नहीं, पर मुझे तुम्हारा साथ अच्छा लगता है, इसलिए मैं हम दोनों को एक मौका देना चाहती हूं। हम दोनों एक दूसरे को डेट करते हैं ताकि एक दूसरे को जान पाए। पहले तो अमन थोड़ा उदास होता है, पर रिया की डेट करने वाली बात को डोट सुनकर उसका चेहरा खिल जाता है। वो रिया को गले लगा लेता है। पहले तो रिया छुटने की कोशिश करती है, पर बाद में उसे भी अमन की बाहों में सुकून मिलने लगता है। फिर अमन रिया से केक काटने को कहता है। वो दोनों थोड़ी देर तक एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं, फिर वो दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाकर रिया को एहसास होता है कि वो उसके घर की तरफ नहीं जा रहे हैं। वो कुछ कहती तब तक अमन उससे कुछ देर इंतजार करने को कहता है। उनकी कार एक बड़े से फार्म हाउस पर जाकर रुकती है। वो दोनों जैसे ही अंदर जाते हैं तो सामने का सीन देखकर रिया बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि सामने बड़े से शब्दों में हैप्पी बर्थडे रिया लिखा होता है। सभी एक साथ चिल्लाते हैं, हैप्पी बर्थडे रिया। सिया सबको देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। इस वक्त फार्म हाउस में आरव, अमन, रोहित, शिवा और रागिनी थे। अंश किसी काम की वजह से नहीं आ पाया था। अमन सबको अपने और रिया के बारे में बताता है। पार्टी खत्म होने के बाद अमन रिया को घर छोड़ने चला जाता है और सिया ना चाहते हुए भी आरव के साथ जा रही थी, क्योंकि आरव उसे जबरदस्ती अपने साथ ले आया था। सिया, ये क्या हरकत है? मैंने आपसे कहा था कि मुझे आपके साथ नहीं जाना, आप फिर भी मुझे लेकर आए। आरव, मैं तुम्हें सुबह से कॉल कर रहा हूं, पर तुमने मेरे एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया। सिया चिढ़कर, क्यों, आप कहीं के प्राइम मिनिस्टर है जो मैं आपकी कॉल का जवाब जरूर दूं? आरव, कितनी कड़वी जुबान है तुम्हारी, जब देखो जहर ही उगलती रहती हो। किसी बात का जवाब तुम सीधा नहीं दे सकती। सिया, आप फालतू के सवाल करोगे तो जवाब ऐसे ही मिलेंगे ना। और वो कड़वी कॉफी आप पीते हैं, इसलिए जुबान आपकी कड़वी होगी, मेरी नहीं। मेरी जुबान तो मेरी तरह बहुत स्वीट है। आरव, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हारी जुबान मीठी है? रुको, मैं टेस्ट करता हूं। उसकी बातें जब तक सिया समझती तब तक उसके गुलाबी होठों को आरव ने अपने होठों से ढक दिया था। आरव के हाथ उसकी पतली कमर को सहला रहे थे। सिया उससे जितना छूटने की कोशिश करती, आरव उतना ही मजबूती से उसे पकड़ लेता।
थक हार कर सिया ने खुद को छुड़ाने की कोशिश बंद कर दी। जब आरव को लगा कि सिया को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो उसे छोड़ देता है। उसके छोड़ते ही सिया गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। सिया आरव के सीने पर मारते हुए, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? आप बहुत बुरे हैं। आरव एक बार फिर उसे किस करने लगा था। आरव, अगर तुमने और भी कुछ कहा तो मैं ऐसे ही तुम्हारा मुंह बंद करूंगा। उसकी बात पर सिया मुंह फुलाकर दूसरी तरफ देखने लगती है। आरव उसको देखकर मुस्कुराने लगता है। वहीं मुंबई एयरपोर्ट पर एक आदमी बहुत ही रौब में एयरपोर्ट से निकलता है। उसके चारों ओर बॉडीगार्ड थे। वो आदमी वहां से सीधा जाकर अपनी कार बैठता है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि अतुल चौधरी था, जिसे सिया के मुंबई में होने का पता चल जाता है और वो मुंबई आ जाता है। उसके साथ उसका असिस्टेंट केशव भी था। अतुल चौधरी, वो लंकी कहाँ पर है? केशव भाई, उस लंकी को कुछ दिन पहले मुंबई के एक टूरिस्ट प्लेस पर देखा गया था। उसके बाद वो हमें नहीं मिली। अतुल चौधरी उसका गला दबाते हुए, मैं तुम्हें पैसे किस लिए देता हूं? तुम लोग एक लंकी का पता नहीं लगा पाए। केशव, माफ कर दीजिए भाई। मैं आपसे वादा करता हूं उस लंकी को जल्द ही आपके कदमों में डाल दूंगा। अतुल चौधरी, 10 दिन है तुम्हारे पास, सिर्फ 10 दिन में मुझे मेरी जान का पता चाहिए, वरना तुम्हें खून के आंसू ना रुलाया तो मेरा नाम अतुल चौधरी नहीं। उसका पागलपन देखकर केशव के पसीने छूटने लगे थे। अतुल चौधरी अपनी हवस में इतना अंधा हो गया था कि उसे ये भी नहीं दिखाई दे रहा था कि वो जिस लड़की की बात कर रहा है वो उसकी बेटी की उम्र की है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि उसका ये पागलपन कितनों की जान लेने वाला था। आरव सिया को घर छोड़कर चला जाता है। सिया सीधा अपने रूम में चली जाती है। वो आरव की हरकतों के बारे में सोचकर परेशान थी। सिर्फ उसे ही पता था कि आरव की इन हरकतों का उस पर क्या असर होता था। आरव का करीब होना उसकी सांसें बढ़ा देता था। वो जितना आरव को खुद से दूर करती उतना ही आरव उसे अपने करीब कर लेता। सिया, ना जाने मुझे क्या हो जाता है जब मैं आरव के करीब होती हूँ। उसके पास होने पर मुझे वो सुकून मिल जाता है जिसकी तलाश मैं हमेशा से कर रही हूँ। तभी उसे रिया की याद आती है और वो उसके रूम में चली जाती है। वो जाकर देखती है तो रिया रुद्र की फोटोज देख रही थी। सिया, रियो, क्या तू अभी भी उसे भूल नहीं पाई? रिया, कभी नहीं भूल सकती, पर अमन को अपनाने की कोशिश तो कर ही सकती हूँ। सिया, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। वो दोनों ऐसे ही बातें करते हुए कब सो जाती हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। कुछ दिनों तक सब ऐसे ही चल रहा था। अमन और रिया के दूसरे के साथ वक्त बिताते। रिया को भी अमन अब अच्छा लगने लगा था। वही केशव अभी भी सिया का पता नहीं लगा पाया था, जिसकी वजह से अतुल चौधरी बौखलाया हुआ था। अंश भी अपनी प्रिंसेज के बारे में पता करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी तक उसे कुछ भी पता नहीं चल पाया था। वही आरव और सिया की नोक झोंक ऐसे ही चल रही थी। आज शेखावत विला में पूजा की तैयारी हो रही थी, क्योंकि आज आरव के मॉम डैड की मैरिज एनिवर्सरी थी। आरव हर साल इस दिन घर पर पूजा कराता था। सुनिधि जी ने सिया और रिया को भी पूजा के लिए इनवाइट किया था। थोड़ी देर में पूजा स्टार्ट हो जाती है और सिया और रिया भी आ जाते हैं। दोनों ने ही आज वाइट कलर का सिंपल सा सूट पहना था, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो जैसे हो अंदर जाती है तो रोहित उन्हें सबसे मिलाता है।
सब उन दोनों की बहुत तारीफ करते हैं, जिससे माया और काया का मुंह बन जाता है। सिया, मिस्टर सिंह और सारिका जी तो सिया को देखते ही रह जाते हैं। वही हाल अंश का भी था, क्योंकि सिया की शक्ल सारिका जी से थोड़ी मिल रही थी। सिया को भी उनसे मिलकर अपनेपन का एहसास हो रहा था। सारिका जी, बेटा आप दोनों का नाम क्या है? सिया, मैम मेरा नाम सिया है और ये मेरी दोस्त हैं रिया। सारिका जी, तुम बड़ी माँ सुनिधि जी को दादी कहती हो और मुझे मैम। ये गलत बात है, तुम दोनों भी मुझे इन सब की तरह माँ बोल सकती हो। उनकी बात सुनकर सिया और रिया की आंखें नम हो जाती है। सारिका जी, तुम दोनों रो क्यों रही हो? अगर तुम्हें माँ बोलने में प्रॉब्लम है तो मत बोलो रिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है माँ। वो हम दोनों अनाथ है, बस इसलिए आपकी बातें सुनकर रोना आ गया। सुनिधि जी उन दोनों को गले लगा लेती है। बाकी सब भी उन दोनों से बातें करने लगते हैं। सबको उनका व्यवहार बहुत अच्छा लगता है। सिया और रिया भी उन सब के साथ घुल मिल जाती हैं। तभी कोई जोर से चिल्लाता है, सीयू रियू। वो दोनों देखती है तो सामने आरोही होती है। वो दोनों आरोही को देखकर शॉक हो जाते हैं। विवेक जी, आरू बेटा तुम इन दोनों को जानती हो? आरोही जी, बड़े पापा हम सब एक ही कॉलेज में थे। सिया और रिया रागिनी और आकृति से घुल मिल गई थी। थोड़ी देर में पूजा खत्म होती है। अमन रिया को सबसे छुपाकर अपने रूम में ले आता है। रिया, अमन आप ये क्या कर रहे हैं? कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा? अमन, जिसे जो सोचना है सोचने दो, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हूं। रिया उससे कुछ बोलती उससे पहले, अमन तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूं? रिया उसकी तरफ देखकर अपना सर हिला देती है। अमन बिना वक्त गवाए उसके होठों को अपने होठों में कैद कर लेता है। रिया की पकड़ उसकी शर्ट पर कस जाती है। वो भी मदहोशी में कब अमन का साथ देने लगती है उसे पता ही नहीं चलता। उनकी ये किस 20 मिनट तक चलती है। जब अमन को लगता है कि रिया सांस नहीं ले पा रही है, वो तब उसे छोड़ता है और उसे गले लगा लेता है। अमन, रिया चलो शादी करते हैं, मैं और कंट्रोल नहीं कर सकता। रिया उसकी तरफ देखने लगती है। रिया, अभी नहीं, अभी मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनकर रहना है, पर तुम चाहो तो हम तुम्हारी फैमिली को हमारे रिलेशनशिप के बारे में बता सकते हैं। अमन, ठीक है, हम अभी सबको हमारे बारे में बताते हैं। रिया उसके साथ जाने लगती है, पर तभी उसे कुछ याद आता है और वो रुक जाती है। अमन, क्या हुआ रिया? रिया, अमन तुम जो मेरे पास्ट के बारे में जानते हो वो पूरा सच नहीं है। क्या तुम मेरे बारे में सब कुछ जानना नहीं चाहते? अमन, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास्ट में क्या हुआ था, मुझे बस इतना पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। अमन की बात सुनकर रिया की आंखें नम हो जाती है। वो अमन को गले लगा लेती है। अमन सबको उन दोनों के बारे में बताता है, जिसे सुनकर सब बहुत खुश होते हैं, लेकिन काया का खून खौलने लगता है। वो तुरंत अपने कमरे में चली जाती है। रोहित, इस खुशी के मौके पर पार्टी तो बनती है। सिया, सही बात है, कल की पार्टी मेरी तरफ से रॉयल क्लब में। उसकी बात सुनकर आरोही और रागिनी बहुत खुश होती है। आरोही रोनी को कॉल करके क्लब बुला लेती हैं, जिससे आरव और अमन का तो मुंह ही बन जाता है। सारिका जी के बार बार कहने पर सिया और रिया शेखावत विला में ही रुक जाती हैं। सारिका जी सबके लिए डिनर बना रही होती है। तभी सिया और रिया भी वहां आ जाती हैं। सारिका जी, बच्चे आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? रिया, आपकी मदद करने।
सारिका जी, आप दोनों सबके साथ बैठिए, हम खाना बना रहे हैं। सिया, नहीं बिल्कुल नहीं, आज हम खाना बनाएंगे और आप खाएंगी। जाइए सबके साथ बैठिए। वो दोनों खाना बनाने लगती है। करीब आधा घंटे में खाना बनके तैयार हो जाता है। सर्वेंट्स मिलकर सारा खाना टेबल पर लगाते हैं। खाना देखकर ही सबकी भूख बढ़ गई थी, क्योंकि सामने डाइनिंग टेबल पर कई तरीके का खाना सजा हुआ था। अंश, खाना देखकर ही भूख बढ़ गई। इससे पहले कि मेरे पेट के चूहे भूख की वहां से सुसाइड कर ले, जल्दी से खाना दे दो। उसकी बात पर सब हंसने लगते हैं। सबको उन दोनों के हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। सब उन दोनों की तारीफ कर रहे थे, जिसे देखकर माया और काया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वहां हंसिका जी को भी सिया कुछ खास पसंद नहीं आई, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। सिया आरव को देखकर अपने मन में सबने तारीफ करी, लेकिन ये कड़वा करेला इसके मुंह से कभी दो तारीफ के शब्द नहीं निकाल सकते। तभी उसे लगता है कि टेबल के नीचे से किसी ने उसका हाथ पकड़ा है। वो देखती है तो ये आरव था। आरव, मुझे लगा नहीं था कि तुम मुंह चलाने के अलावा भी कुछ करती हो, पर मानना पड़ेगा खाना काफी अच्छा बनाती हो। सिया, मेरा हाथ छोड़िए, कोई देख लेगा। पर आरव उसका हाथ नहीं छोड़ता। सिया थक हार कर एक ही हाथ से खाना खाने लगती है। उल्टे हाथ से खाने की वजह से वो सही से नहीं खा पा रही थी। विवेक जी, क्या हुआ बच्चा, आप एक हाथ से क्यों खा रही है? उनकी बात सुनकर सिया मासूम सा चेहरा बनाकर आरव की तरफ देखती है। आरव उसका हाथ छोड़ देता है। सिया, कुछ नहीं डैड, बस ऐसे ही। विवेक जी को उसके मुंह से डैड सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था। वो मुस्कुराते हुए डिनर करते हैं। डिनर के बाद सब बड़े अपने रूम में चले जाते हैं और सभी यंगस्टर्स टेरेस पर, क्योंकि आज सब मस्ती करने के मूड में थे। माया और काया उन्हें ज्वाइन नहीं करती और किसी को उनसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता था। आरव भी अपने स्टडी रूम में जा रहा था, लेकिन अमन आरव को जबरदस्ती अपने साथ ले गया था। टेरेस का माहौल बहुत अच्छा था। चारों गद्दे बिछे हुए थे और वाइन की बोतल भी रखी हुई थी। सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। रोहित, वैसे हम कौन सा गेम खेलने वाले हैं? आरोही, ट्रुथ और डेयर। मैं ये बोतल घुमाऊंगी और इसका मुंह जिसकी तरफ आया उसे अपने सामने बैठे हुए इंसान के सवाल का सही जवाब देना होगा, या फिर उसकी बताई हुई एक चीज करनी पड़ेगी। और वो ना करना चाहे तो उसे इस बाउल में रखी एक चिट को उठाना पड़ेगा और इसमें जो लिखा होगा वो करना पड़ेगा। वो सभी गेम खेलना शुरू करते हैं। अमन के सामने रिया होती है और आरव के सामने सिया बैठी होती है। आरव को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर अमन के लिए वो भी वहां बैठा रहा। सबसे पहले बोतल आरोही पर आकर रुकती है। उसके सामने रोहित बैठा हुआ था। रोहित, ट्रूथ और डेयर। आरोही, ट्रुथ। रोहित, अगर तुझे मौका मिले तो तू रोनी के अलावा और किसे डेट करती? आरोही, श्याम को, क्योंकि वो मेरा पहला क्रश था। सिया, लगता है मुझे रोनी को बताना पड़ेगा। आरोही दोबारा बोतल घुमाती है तो वो रिया के सामने जाकर रुकती है, जिसे देखकर अमन बहुत खुश हो जाता है। रिया, ट्रुथ। अमन स्माइल करते हुए, तुम्हें अपने सामने बैठे इंसान को किस करो। उसकी बात सुनकर सिया, इसे कहते हैं मौके पर चौका। रिया उसे घूरने लगती है। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो डेविल स्माइल करते हुए अमन के पास बैठती है। अमन बहुत खुश हो रहा था, लेकिन तभी रिया टेरेस पर रखे एक मिरर को अमन के सामने रखती है
और उस मिरर पर अमन के अक्ष देखकर किस कर देती है। उसकी इस हरकत पर सब उसे आंखें बड़ी कर देखने लगते हैं, फिर अमन की हालत देखकर हंस देते हैं। अमन, ये चीटिंग है, तुम्हें मुझे किस करना था। रिया, इसे दिमाग लगाना कहते हैं, ना कि चीटिंग करना। फिर से गेम स्टार्ट होता है और इस बार बॉटल सिया पर आकर रुकती हैं, जिसे देखकर सिया बुरा सा मुंह बना लेती है और सामने बैठा आरव डेविल स्माइल करने लगता है। आरव, तुमने अपनी लाइफ की पहली किस किसे दिया? उसका सवाल सुनकर सिया उसे घूरने लगती है। सिया, मैं डेयर चूज करती हूँ। वो बाउल में रखी एक चिट उठाती है और उसमें लिखे शब्द देखकर अपना सिर पीट लेती हैं। रागिनी उसकी चिट पढ़ती है। उसमें लिखा था, अपने सामने बैठे हुए इंसान को देखते हुए एक रोमांटिक शायरी बोलनी है। आरव उसे देखकर मुस्करा देता है। सिया उसके पास जाकर बैठती है और उसकी आंखों में देखने लगती है। सिया, कभी लफ्ज भूल जाऊं, कभी बात भूल जाऊं, तुझे इस कदर चाहूं कि अपनी जात भूल जाऊं, कभी उठकर तेरे पास से जो मैं चलूं दूं, जाते हुए खुद को तेरे पास मैं भूल जाऊं। वो ये कहते हुए आरव की आंखों में ही देख रही थी, जिसमें उसे अपने लिए ढेर सारा प्यार दिख रहा था। तभी उनका ध्यान सबकी तालियों से टूटता है। वो दोनों एक दूसरे से अपनी नजरें हटा लेते हैं। रिया, वाह डार्लिंग, मजा आ गया। वो सब ऐसे ही गेम खेलते रहते हैं और फिर अपने अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। काया का रूम, काया ने अपने रूम का नक्शा बिगाड़ दिया था और माया उसे रोक रही थी। काया, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? उसे पता है ना मैं उससे कितना प्यार करती हूं। वो लंकी हम दोनों के बीच में आ गई, उसे मरना ही होगा। मैं उसे मार दूंगी। वो रूम से बाहर जाने लगती है। माया उसे रोकती है और उसे पानी पिलाती है। माया, रिलैक्स, अमन तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहेगा। पर इसके लिए तुम्हें रिया पर नहीं बल्कि अमन पर फोकस करना है। इसकी शुरुआत हम कल पार्टी में करेंगे। काया, मतलब? माया उसे कुछ बताती है, जिसे सुनकर उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। अब इनका प्लान कितना सक्सेस होगा इसका पता तो पार्टी में ही चलेगा। अगली सुबह रिया अमन के साथ ऑफिस चली जाती है और सिया भी सबसे परमिशन लेकर अपने घर चली जाती है। अंश उसे छोड़ने जाता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। अंश को लग रहा था कि उसकी खोज पूरी हो गई। वो सिया को घर छोड़कर ऑफिस चला जाता है। शाम को सब क्लब जाने वाले थे। शाम को रॉयल क्लब में बहुत लाउड म्यूजिक बज रहा था। ये क्लब आरव का ही था। क्लब के एक प्राइवेट एरिया में आरव, अमन, अंश, रोहित और शिवा हुए थे। रागिनी और आरोही सिया और रिया के साथ आने वाली थी। वहीं माया और काया अपने चेहरे पर किलो भर का मेकअप किए हुए शॉर्ट ड्रेस पहने हुए बैठी थी। उनकी ड्रेस में उनकी बॉडी काफी रिवेल हो रही थी। उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। रोहित, ये दोनों चुड़ैल इतना खुश क्यों हो रही है? शिवा, रहने देना, कभी कभी ही इनके चुड़ैल वाले चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अंश, आरव और अमन बिजनेस की बातें कर रहे थे, जिसे देखकर रोहित मुंह बना लेता है। तभी वहां पर सारी लड़कियां आ जाती है, जिन्हें देखकर लड़कों के मुंह खुले रह जाते हैं। आज सिया ने वाइट कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें वो गजब लग रही थी। वही रिया ने वाइन कलर की ड्रेस और आरोही और रागिनी ने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें वो सब बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो सभी जाकर उनके पास बैठ जाती है। वहां पर रोनी भी आ जाता है।
जिसे देखकर आरव और अमन का मुंह बन जाता है। वो सब बातें करते हुए वाइन पीने लगते हैं। रोनी आरोही के साथ डांस करने लगता है। अमन भी रिया को डांस के लिए पूछता है और वो दोनों भी डांस फ्लोर पर चले जाते हैं। तभी वहां पर सॉन्ग प्ले होता है, जो आंख लड़ जावे, सारी रात नींद ना आवे, मैनू बड़ा तड़पाओ, दिल चैन कभी ना पावे पावे पावे। जो आंख लड़ जावे, सारी रात नींद ना आवे, मैनू बड़ा तड़पाओ, दिल चैन कभी ना पावे पावे पावे। अमन रिया को घुमाकर उसकी कमर पकड़ लेता है और उसके साथ डांस करने लगता है। उन दोनों को देखकर रागिनी भी शिवा को खींच कर ले जाती है। शिवा भी उसे मना नहीं करता। हाँ 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 हाँ, खनन 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 खनन, चूड़ी तेरी खनन 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 खनके रे, देख देख के चेहरा मेरा, दिल ये धक धक धड़के रे, दिल ये धक धक धड़के रे। हाँ हाँ हाँ, रोहित सिया से डांस के लिए पूछता है। सिया अपना हाथ बढ़ती है, लेकिन तब तक आरव सिया का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और उसे डांस फ्लोर पर ले आता है। सिया को समझ ही नहीं आया कि वो कब अपनी सीट से उठकर डांस फ्लोर के बीच में आ गई। आरव उसे अपने करीब कर उसके साथ डांस करने लगता है। याद तरसावे, तेरे बिन ये रहना पावे, माही जो तू ना आवे आवे आवे। जो आंख लड़ जावे, सारी रात नींद ना आवे, मैनू बड़ा तड़पाओ, दिल चैन कभी ना पावे पावे पावे। सिया आरव के छूने से बहक रही थी। उसे अपनी गर्दन पर आरव की सांसें फील हो रही थी, जिससे वो आरव में ही सिमटी जा रही थी। जो आंख लड़ जावे, सारी रात नींद ना आवे, मैनू बड़ा तड़पाओ, दिल चैन कभी ना पावे पावे पावे। माया और काया उन चारों को डांस करते हुए देख रही होती है। उनकी आंखें गुस्से में लाल हो रही थी। वो एक साइड जाकर एक वेटर को बुलाती है और उसे कुछ पैसे देकर कुछ करने को कहती हैं। वो वेटर पहले तो मना कर देता है, फिर पैसों के लालच में वो काम करने को तैयार हो जाता है। डांस खत्म होने के बाद सब ड्रिंक करने लगते हैं। तभी एक वेटर ड्रिंक लेकर आता है और आरव और अमन को देता है, लेकिन सिया और रिया वो ड्रिंक लेकर पी लेती हैं, जिसे देखकर उस वेटर के माथे पर पसीना आ जाता है। वो वेटर जाकर माया और काया को बताता है कि आरव और अमन की ड्रिंक उन लड़कियों ने पी ली है, तो वो उस वेटर को थप्पड़ मार देती है। माया, एक काम नहीं होता इन गवारों से, पैसे भी गए और काम भी नहीं हुआ। काया, रिलैक्स, मेरे पास एक आइडिया है, मेरे साथ आओ। वो एक आदमी के पास जाती है और उसे सिया और रिया का रेप करने के पैसे देती है। वो आदमी भी सिया और रिया को देखकर मान जाता है। ड्रिंक पीने के बाद से ही सिया और रिया को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो दोनों वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। सिया को बीच में ही चक्कर आने लगता है, इसलिए वो दूसरी तरफ चली जाती है। उसका सर घूम रहा था और उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किधर जा रही है। तभी उसका पीछा करते हुए माया भी वही आ जाती है। उसकी हालत देखकर वो मन ही मन खुश होने लगती हैं। फिर उसके पास जाकर माया, सिया तुम्हें क्या हुआ है? इतना पसीना क्यों आ रहा है? सिया, पता नहीं, मेरा सर चकरा रहा है। क्या तुम रागिनी या रिया में से किसी को बुला दोगे? माया उसके पास आकर उसके बाल खींच लेती हैं। सिया, आहा माया, ये क्या कर रही हो? माया, तेरी वजह से मेरा आरव मेरी तरफ देखता तक नहीं, लेकिन अगर तू बर्बाद हो गई तब तो वो मेरी तरफ देखेगा, वो मेरा हो जाएगा। सिया, क्या बकवास कर रही हो? छोड़ो मुझे। वो उसे धक्का देकर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक आदमी उसका हाथ पकड़ लेता है। सिया उसे मारने की कोशिश करती है,
लेकिन होश में ना होने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वो आदमी उसे लेकर एक प्राइवेट रूम की तरफ जाने लगता है। माया एक डेविल स्माइल के साथ वापस सबके पास चली जाती है। वो आदमी सिया को रूम में लेकर आता है और उसे बेड पर धक्का दे देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। सिया उसे धक्का देने की कोशिश करती है तो वो गुस्से में उसे एक थप्पड़ मार देता। तभी उसका फोन बजने लगता है। वो खिड़की के पास जाकर बात करने लगता है। तब तक सिया थोड़ी हिम्मत करके बेड से उठती है और गेट की तरफ भागती हैं। उस आदमी का ध्यान उस तरफ जाता है तो वो सिया को पकड़ने के लिए उसकी तरफ भागता है, लेकिन सिया गेट खोलकर बाहर की तरफ जा चुकी थी। वो जाकर सिया को पकड़ता है, लेकिन सिया पास में रखा गुलदस्ता उसके सिर पर मार देती है और पूरी हिम्मत से भागने लगती है। तभी वो एक आदमी से टकरा जाती हैं। इससे पहले कि वो गिरती वो शख्स उसे संभाल लेता है। सिया आरव वो उसे गले लगा लेती है। आरव उसे देखकर परेशान हो जाता है। वो अपने फोन पर बात करते हुए क्लब के प्राइवेट रूम्स की तरफ आ गया था और तभी उसे कुछ गिरने की आवाज आती है और वो देखता है कि कोई लड़की भागती आ रही है। आरव सिया को देखते ही समझ गया था कि उसे ड्रग्स दिया गया है। तभी वो आदमी उसकी तरफ भागते हुए आता है और वो जब देखता है कि सिया आरव के पास है तो वो डर जाता है, क्योंकि वो आरव और उसकी पावर को अच्छे से जानता था। पर वो सिया को इतनी आसानी से छोड़ना नहीं चाहता था। आरव, मिस्टर बनर्जी आप यहाँ? उसकी बात सुनकर वो शख्स जिसका नाम अनमोल बनर्जी था वो डरते हुए आरव से कहता है, हेलो मिस्टर शेखावत, वो मेरी गर्लफ्रेंड ने आज कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली है, इसलिए वो ऐसे बिहेव कर रही है। उसकी बात सुनकर आरव जलती निगाहों से उसे घूरने लगता है। मिस्टर बनर्जी सिया को आरव से अलग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिया उसे धक्का देकर आरव के गले लग जाती है। सिया, डेविल, देखो ना, ये गंदे अंकल मुझे जबरदस्ती अपने रूम में ले जा रहे, मैंने माना किया तो इन्होंने मुझे मारा। इतना कहकर वो अपना गाल आरव के सामने कर देती है। उसके गालों में छपी उंगलियों के निशान देखकर आरव की आंखें गुस्से में लाल हो जाती है। मिस्टर बनर्जी को जैसे ही ये पता चलता है कि सिया आरव को जानती है तो वो डर से कांपने लगते हैं। आरव अपने गार्ड को कुछ इशारा करता है और सिया को गोद में उठाकर अपने रूम में ले जाता है। सिया उसकी बटनों से खेलने लगती है और वो बहुत मासूम लग रही थी। आरव उसे अपनी गोद से उतारकर बेड पर बिठा देता है और अमन को एक मैसेज भेज देता है। तभी सिया उसका कॉलर पकड़कर उसे खींच लेती है और उसे किस करने लगती है। पहले तो आरव उसके ऐसा करने से शॉक हो जाता है, लेकिन उसे फील होता है कि सिया को अब नशा चढ़ने लगा है तो वो उसे दूर कर देता है। सिया, डेविल, मुझे किस करने दो ना, तुम्हारे होठ बहुत टेस्टी है, एकदम कैंडी की तरह। इतना कहकर वो अपनी जुबान को अपने लिप्स पर फिरती है, जिसे देखकर आरव का कंट्रोल खो रहा था, पर वो खुद को संभालकर उसे खुद से दूर करता है। आरव, सिया संभालो खुद को, अभी तुम होश में नहीं हो, हम कल बात करेंगे। सिया, मुझे और कैंडी खानी है बोलकर उसके होठों को अपने होठों से उसके होठों को ढक लेती है। उसे सही से किस करना नहीं आता, इसलिए वो आरव के होठों को काट लेती हैं। आरव भी उसे एंजॉय कर रहा था। तभी सिया उसे धक्का देकर अपनी ड्रेस की जिप खोलने लगती है। आरव, सिया ये तुम क्या कर रही हो? सिया, आरव प्लीज इसे खोलो, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। आरव उसे रोकने
की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो अपनी ड्रेस खोल देती है और आरव को किस करने लगती है। किस करते हुए वो आरव की शर्ट की बटन खोलने लगती है। आरव, सुबह उठने पर तुम मुझे गलत समझोगी, लेकिन मैं खुद पर और कंट्रोल नहीं कर सकता। इतना बोलकर वो सिया को पलटकर खुद के नीचे कर लेता है और उसे पैशनेटली किस करने लगता है, जिससे सिया भी एक्साइट होकर उसके मसल्स पर हाथ फेरने लगती है। आरव उसके बचे हुए कपड़े भी निकाल कर फेंक देता है, जिससे सिया उसके सामने नेकेड हो जाती है। सिया का चेहरा शर्म से कश्मीरी सेब की तरह लाल हो जाता है और वो शर्मा कर आरव के सीने में अपना मुंह छिपा लेती हैं। आरव उसकी कॉलर बोन पर किस करते हुए इसके सीने को प्रेस करने लगता है और फिर सक करने लगता है। फिर उसके पैरों को चूमने लगता है, जिससे सिया की पकड़ बेड शीट पर कस जाती है और उसके मुंह से हल्की सी सिसकारी निकल जाती है। आरव उसे किस करते हुए अचानक से सिया के अंदर समा जाता है, जिससे सिया की चीख पूरे कमरे में गूंजने लगती है। आरव ना जाने कितनी देर तक उसके साथ वो सब करता है। करीब 5 घंटे के बाद वो सिया के ऊपर से हटता है। वो देखता है तो सिया बेहोश हो चुकी थी। वो वॉशरूम से टॉवेल गीला करके लाता है और सिया के शरीर को साफ करके अपना शर्ट उसे पहना देता है। उसके चेहरे पर इस वक्त प्यारी सी मुस्कान थी, लेकिन तभी उसकी नजर सिया के चेहरे पर बनी उंगलियों के निशान पर पड़ती है, जिसे देखकर उसका डरावना ऑरा वापस से आ जाता है। वो उस पर अपनी उंगली फेरता है, जिससे नींद में भी सिया की आह निकल जाती है। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करके उसके माथे पर किस करता है और उसे गले लगाकर सो जाता है। क्या रिएक्शन होगा सिया का जब वो खुद को इस हालत में देखेगी? और आरव मिस्टर बनर्जी के साथ क्या करने वाला है? जानने के लिए पढ़ते रहिए ये कैसी दीवानगी। कल दोपहर 1 बजे सिर्फ अज़दान कहानी क्लब पर।